मैं समीर कुमार पाठक, हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत लंबी कविताओं के संदर्भ में रचना प्रक्रिया और उनके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातचीत कर रहा हूँ, जिसमें प्रलय की छाया, परिवर्तन, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में, पटकथा, मुक्ति प्रसंग जैसी कुछ बड़ी कविताओं का संदर्भवार चर्चा करेंगे। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरणगुप्त ने खड़ी बोली में कविता लिखना शुरू किया और गद्य पद्य की भाषाई द्वैत को खत्म करने की पहली बड़ी पहल की। हालांकि द्विवेदी युग में कुछ दूसरे कवि ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में बहुत अधिकार के साथ कविता कर रहे थे। स्वयं मैथिली शरणगुप्त भी रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में कविता लिखते ही थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में मैथिली शरणगुप्त ने अपनी कविता में जिस खड़ी बोली का आधार ग्रहण किया वह गद्यात्मक थी। उसमें पूरे वाक्यों का विन्यास था। उसमें न उर्दू गद्य का लचीलापन था और न बोलचाल की भाषाई छूट थी। इसलिए मैथिली शरणगुप्त ने जिस गद्यवत शब्दों का कविता में प्रयोग किया वहाँ काव्यात्मकता कम थी और गद्य को छंद में बांधने का उपक्रम अधिक था। मैथिली शरणगुप्त कविता के अंदर गद्य को यथावत रखने की कोशिश कर रहे थे। जयद्रथ वध में वह कहते हैं कि अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ। यह अतएव शब्द संभवतः भारत भारती में वे फिर कहते हैं कि अतएव अवनत ही हमारी कर रही उन्नति कला। महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखा देखी हिंदी के कुछ दूसरे बड़े कवि भी संस्कृत के गणवृत्तों को खड़ी बोली में ढालने की कोशिश करने लगे, लेकिन खड़ी बोली की भिन्न प्रकृति के कारण ऐसी कोशिशें विफल साबित हुईं। इस विफलता के श्रेष्ठ उदाहरण प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध हैं। संभवतः प्रिय प्रवास और भारत भारती का प्रकाशन साथ साथ हुआ, लेकिन भारत भारती के सामने प्रिय प्रवास पिट गया, जबकि प्रिय प्रवास में कृष्ण जैसे चरित्र नायक की आधुनिक व्याख्या थी। लेकिन बावजूद इसके अगर प्रिय प्रवास को वह लोकप्रियता नहीं मिली तो इसके और दूसरे कारणों के साथ एक महत्वपूर्ण कारण संस्कृत गणवृत्तों का प्रयोग था, जबकि भारत भारती में हिंदी जाति के भीतर बसे हरिगीतिका छंद को अपनाया गया था। वैसे मैथिली शरणगुप्त के यहाँ भी जोर गद्य को साधने पर है, बोलचाल की लय को अपनाने पर नहीं। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा में सिरधर पाठक में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का सहकार दिखता है। यह दिलचस्प है कि मैथिली शरणगुप्त से 20-25 साल पहले एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम जैसी कविताओं में सिरधर पाठक ने खड़ी बोली का जो रूप प्रस्तुत किया वह मैथिली शरणगुप्त की कविताओं की तुलना में कम से कम गद्यवत था और अधिक से अधिक सरल भी था। प्राण प्यारे की गुण गाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। यहाँ शब्द विन्यास तत्सम नहीं है, लेकिन कविता का पूरा ठाट बाट खड़ी बोली का है।
श्रीधर पाठक के यहाँ काव्य प्रवाह के बीच शब्द चयन की प्रक्रिया में ब्रजभाषा, अवधी, उर्दू को लेकर किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है और तत्सम संस्कृतनिष्ठ हिंदी के प्रति तो अतिरिक्त अधीरता एकदम नहीं है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली काव्य रचना की दिशा को श्रीधर पाठक की जीवंत परंपरा को विस्तार देने के मुकाबले ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां खड़ी बोली अपनी स्वाभाविक गति को खोकर गद्य के पथ पर जाने लगी। भाषा का यह आग्रह केवल भाषा में नहीं, विचार में भी दिखता है और एक खास तरह का इकहरापन धीरे धीरे भावबोध और चिंतन में भी दिखलाई पड़ता है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी कहने वाले गुप्त जी का हम हिंदी और हिंदू तक सीमित है। यशोधरा सखीवे मुझसे कहकर जाते के अतिरिक्त आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। फिर भी हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के विकास में गुप्त जी की कविता का महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें भारत के गौरवमय अतीत के प्रति स्वाभिमान है, भारत की वर्तमान दुर्दशा के प्रति क्षोभ है और भविष्य के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प और गहरी आस्था भी है। यह भावना उत्तरोत्तर परिवर्तित होकर देश प्रेम, स्वतंत्रता और जनचेतना के संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। राम नरेश त्रिपाठी के तीनों खंड काव्यों मिलन, पथिक और स्वप्न का उद्देश्य स्वतंत्रता के संघर्ष में आत्म बलिदान को बढ़ावा देना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में किसान, मजदूर, गरीब और असहायों के चित्र बहुत हैं। उनके नायक जनसाधारण के बीच से उभरते हैं। वे देवता, पौराणिक पुरुष या ऐतिहासिक परिवेश से संबंधित नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहीं लिखा है कि काव्य की दृष्टि से नहीं पर भाषा की अर्थ की दृष्टि से द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी के सहज रूप को यथावत रखा है। किसान जीवन की मार्मिक व्यंजना में राम नरेश त्रिपाठी जितने समर्थ हैं उतने मैथिली शरण गुप्त नहीं हैं। त्रिपाठी ने सहानुभूति के कारण किसानों पर कृपा नहीं की, बल्कि अभिन्न भाव से उनमें जीवन को देखा। ध्यान देने की बात है कि अभिन्न भाव ही कविता को कविता बनाता है। जाहिर है कि भारतेंदु युग से लेकर छायावाद तक भावबोध और विचारबोध का यह रूपांतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर जयशंकर प्रसाद और निराला तक अपने अपने ढंग से दिखता है। इस रूपांतरण के दौरान हिंदी कविता में 3 वैशिष्ट्य उभरते हैं। पहला, श्रृंगार की मानसिकता के स्थान पर राष्ट्रीय भावना का विकास, जो प्रतीकात्मक रूप से प्रसाद के यहाँ बीती विभावरी जागरी के रूप में सुना जा सकता है। दूसरी विशेषता, परंपरागत देव वंदना के स्थान पर देश वंदना की शुरुआत और फिर कल्पना के संचरण के लिए अतिरिक्त अवसर की तलाश करना, यह तीसरी विशेषता है। इस प्रसंग में प्रताप नारायण मिश्र की कविता ब्रैडला स्वागत, बालकृष्ण भट्ट की कविता कांग्रेस निदान और चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की कविता जीर्ण जनपद या दुर्दशा दत्तापुर का उल्लेख आवश्यक है। तीनों कवियों के यहाँ राजनीतिक सामाजिक संक्रमण के दौर में राजनीतिक परिवर्तन और जनपदीय जीवन में बदलाव का व्यापक परिप्रेक्ष्य दिखता है और यह कविताएं अपने समय का यथार्थ बयान करती हैं। द्विवेदी युग के बाद छायावाद में आकर खड़ी बोली की कविता भाषा, भावबोध और वर्णन कौशल में एकदम बदल गई। छायावाद नामकरण चाहे जिन वजहों से पड़ा, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन व्यापक अर्थ में छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के निखार का साहित्य है।
प्रारंभ में कविता की संकुचित अर्थभूमि से निकलकर छायावाद, व्यापक राष्ट्रीयता और मानव संघर्ष की उदात्त भावभूमि का काव्य है। द्विवेदी युग की कविता अपनी आदर्शवादी नैतिकता और पुनरुत्थानवादी दृष्टि के कारण ब्रजभाषा की श्रृंगारिकता का विरोध कर रही थी, लेकिन इस प्रयास में वह इतिवृत्तात्मक और कृत्रिम हो चुकी थी। उसमें काव्यात्मक सूक्ष्मता और अनुभूति की तीव्रता का अभाव था। अपनी स्थूलता के कारण वह युग को प्रभावित करने में लड़खड़ाने लगी थी। तब प्रसाद की कविता ने पहल संश्लिष्टतर होती अनुभूति के व्यापक दृश्य उपस्थित किए। उनकी कविता में जीवन और जगत के बारे में गहरा मंथन है। वे उबाल और आवेश के नहीं, गहरे आत्ममंथन के कवि हैं। प्रसाद के सामने काव्य विन्यास के स्तर पर पहली बड़ी चुनौती थी गद्य के प्रसार की। द्विवेदी युग तक आते आते कविता के नियामक अनुशासन बदलने लगे। पारंपरिक प्रबंध काव्य की इतिवृत्तात्मकता की जगह गद्य ने ले लिया। इसलिए कविता के लिए प्रबंधात्मकता का मोह अनावश्यक हो गया। उपन्यास और कहानी का स्वाभाविक पर्याय मिल जाने के बाद कविता में कथा कहने या विवरण के लिए अवसर धीरे धीरे कम होने लगा। यह एक तरह से महाकाव्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। आख्यान और कथा संरचना के बाहरी साधन की उपलब्धता कम हो जाने के कारण कविता के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि काव्यात्मक जीवनानुभव की व्यापक समग्रता एवं जटिलता के लिए कौन सी प्रक्रिया और प्रविधि का खोज किया जाए जो आधुनिक भावबोध की रक्षा करते हुए भी समावेशी हो। जब कवि को बृहत्तर प्रश्न, व्यापक परिप्रेक्ष्य, जटिल जीवनानुभव, विराट अनुभूति समग्रता में व्यक्त करने को बाध्य करने लगी, तो कविता में दीर्घ विस्तार या प्रलंबन की संभावना बढ़ने लगी और इस तरह अनुभव, चिंतन, कल्पना, अंतर्दृष्टि, विवेक, संवेदना, यथार्थ अन्वीक्षण की संश्लिष्ट निर्मित हिंदी कविता में बनने लगी। गद्य के दबाव के कारण ही श्रीधर पाठक से लेकर छायावाद तक के कवि प्रगीत रचने की कोशिश करते हैं, जहां इतिवृत्तात्मकता से अलग होने की सजग कोशिश दिखती है। हालांकि गद्य के सामर्थ्य और क्षेत्र विस्तार की स्थिति मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध के सामने बहुत स्पष्ट नहीं थी। इसलिए साकेत या प्रिय प्रवास लिखने में उन्हें किसी तरह के रचनात्मक खतरे का एहसास नहीं हुआ। लेकिन प्रसाद के लिए यह चुनौती बड़ी थी, क्योंकि प्रसाद के सामने हिंदी गद्य उत्तरोत्तर प्रभावशाली होता जा रहा था। गद्य ने महाकाव्यात्मक विन्यास पर आघात किया और छायावाद के कवि अपनी रचनाओं में सर्वथा एक नए स्थापत्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने प्रभावशाली गद्य के सामने कविता का एक नया मानदंड भी स्थापित किया। ये कवि जीवन संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना और वैश्विक मानवतावाद के व्यापक संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध के खंडकाव्य और महाकाव्य से अलग कविता में नई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में अंतर जगत और बाह्य जगत में लगातार संघर्षरत थे। इस दिशा में कामायनी प्रबंध रचना के स्थापत्य की तलाश की नई खोज है। वैसे कामायनी में कथा प्रवाह के विस्तार में परंपरागत तौर पर इतिवृत्त उपस्थित है। यद्यपि उसका कलेवर प्रिय प्रवास, जयद्रथवत और भारत भारती के ढंग का नहीं है, लेकिन छायावाद का एक महत्व यह भी है कि परंपरागत काव्य मूल्य के बरक्स आधुनिक और लोकतांत्रिक काव्य रूप के लिए प्रत्येक छायावादी कवि अपने अपने ढंग से संघर्ष कर रहा है और परिणाम यह हुआ कि इसके बाद हिंदी में खंडकाव्य और महाकाव्य के स्थान पर लंबी कविताओं के रचने का सिलसिला शुरू हुआ। नामोर जी ने W.B. येट्स के हवाले से कहीं लिखा है कि
जब हम अपने से बाहर संघर्ष करते हैं तो कथा साहित्य की सृष्टि होती है, और अपने आप से लड़ते हैं तो गीत काव्य की। अपने आप से लड़ने पर जो गीत काव्य पैदा होता है वह निसंदेह छायावादी गीत नहीं बल्कि आज की कविता का गीत है। लेकिन एक तीसरी स्थिति भी होती है जब हम अपने से लड़ते हुए बाहरी स्थिति से भी लड़ने की कोशिश करते हैं, तब एक विशेष प्रकार की लंबी कविताएं पैदा होती हैं जो आधुनिक कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास आदि कविताएं इसी प्रकार के संघर्ष से उपजी हैं। मुक्तिबोध की लंबी कविताएं उसी परंपरा में आती हैं। पश्चिमी देशों में भी पूंजीवाद के उभार के दौर में नए काव्य रूप की तलाश करते हुए वाल्ट विटमैन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स जैसे कवियों ने लंबी कविताएं लिखी। छायावाद के दौर में भी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा होते भारतीय बोध को छायावादी कवियों ने लंबी कविताओं के माध्यम से भी व्यक्त किया। इन कविताओं में कथ्य का विकास, प्रवाह और कलात्मक संयोजन पुरानी प्रबंधात्मकता से मुक्त एक अलग पैटर्न पर ढालने की सार्थक पहल हुई। हालांकि इस पहल में पौराणिक, ऐतिहासिक या मिथिकल संदर्भ का पूर्णतया बहिष्कार असंभव था। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण संदर्भ 1926 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन है। छायावाद को चक्रवाल की भूमिका में दिनकर ने प्रगीतों का आंदोलन कहा है। हालांकि छायावाद के कवि प्रगीत की सीमाओं से काफी हद तक वाकिफ थे। वे यह भी जानते थे कि प्रगीत की आत्मपरकता तथा अनुभूति मूलकता की परिधि में जीवन का आत्मसंघर्ष, आधुनिक जीवन की विविध छवियां, 20वीं शताब्दी का जातीय संघर्ष और जीवन की कटु वास्तविकताओं के साथ सामाजिकता और राष्ट्रीय चिंतन के व्यापक दायरे को बांधना नामुमकिन है। शायद इसी कारण प्रगीत के अधूरेपन को पूरा करने के निमित्त वे नए काव्य रूप की तलाश में लगे। वैसे हिंदी में लंबी कविताओं के रूप में आख्यान मूलक कविताएं अधिक प्रसिद्ध हुई। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, असाध्य बीड़ा, प्रमथ्यु गाथा जैसी कविताएं इस बात की प्रमाण हैं। बहरहाल सन 1926 में प्रकाशित परिवर्तन लंबी कविताओं की परंपरा में पहली कविता है, लेकिन यह पहली ही कविता आख्यान मूलक नहीं है। लंबी कविताओं के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन कविता का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह तनावहीन आधुनिकता विरोधी कविता है। कविता में पंत का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की दार्शनिकता और जीवन की नश्वरता को गौरवान्वित करना है, लेकिन पूरी कविता में आज के मनुष्य का गतिशील संघर्ष नदारद है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल की नाटकीयता के बाद भी पंत पूर्ण पुरातन तथा सुवर्ण काल की मृत्यु पर शोक विमग्न ही दिखते हैं। बिना किसी चुनौती, जिज्ञासा और कुतूहल के कविता अंततः परिवर्तन को तत्वपूर्ण दर्शन मानकर नियतिवाद पर मुहर लगाती है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तेरा ही तांडव नर्तन। जहाँ लंबी कविताएं मनुष्य की संघर्ष यात्रा का बयान करती हैं, वहीं परिवर्तन कविता का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि नाश और निर्माण का नियत व्यापार अटल है और इस सबके बीच मनुष्य कर्ता बनने का मिथ्या अहंकार ढोए जा रहा है। इस अर्थ में परिवर्तन को हिंदी कविता में बाद में विकसित होने वाली लंबी कविताओं की परंपरा में शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। इस संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण कविता प्रलय की छाया है। संभवतः इसका प्रकाशन 1931-32 के दौर में हुआ। यह कविता हंस में प्रकाशित हुई और लहर संग्रह में शामिल है, प्रसाद के लहर संग्रह। छायावादी कवियों में प्रसाद
पर परंपरा का दबाव गहरा है, लेकिन उनके यहाँ आधुनिकता से लड़ने का मादा भी गहरा है। लहर संग्रह में संकलित शेर सिंह का शस्त्र समर्पण तथा पेशोला की प्रतिध्वनि में भी राष्ट्रीय चेतना और इतिहास की गौरव गाथा के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता का तनाव भी है। प्रसाद की गहनता और असाधारण काव्य क्षमता का उद्घाटन करने वाली कविता प्रलय की छाया है। यह एक लंबी प्रबंधात्मक कविता है जिसमें कमलावती नामक एक ऐतिहासिक नारी चरित्र की त्रासदी चित्रित है। रानी कमलावती की असफल रूप गाथा का पछतावे से भरा एकालाप प्रसाद की सर्जनात्मकता का अनोखा उदाहरण है। आधुनिक मनोविज्ञान से पारंपरिक लालसा, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, आत्मरति जैसे भावों को गूंथते और विश्लेषित करते हुए प्रसाद ने जिस लंबे आंतरिक तनाव को झेला है, उसने प्रलय की छाया को महीन भाषिक बुनावट वाली कविता बना दिया है। एक तरह से प्रलय की छाया कामायनी की रचना प्रक्रिया की तैयारी है और पूर्वाभ्यास भी। त्रासदी यह है कि जिस जीवन की रक्षा के लिए कमलावती अलभ्यता का तर्क जुटाती है, वह तो पहले ही भस्म हो चुका है। वह पद्मिनी की महत्ता को मापना चाहती है, लेकिन उसकी लघुता उसकी आकांक्षा को विडंबना में बदल देती है। असफल सृष्टि सोती प्रलय की छाया में के माध्यम से कविता नारी जीवन और सृष्टि की पराभव पर आघात करती है। कविता की सुनियोजित तर्क पद्धति, बिंब विधान, नाट्य कौशल, भाषा संतुलन और बहुस्तरीय अर्थ छवियों का विन्यास इसे महत्वपूर्ण बनाता है। प्रलय की छाया के साथ बरबस इसके 30 साल बाद लिखी कविता असाध्य पीड़ा याद आती है। वैसे भी प्रसाद के बाद प्रसाद की तरह गहरे आत्मबोध के कवि अगेय ही हैं। निश्चय ही वे छायावादी भावधारा से भिन्न किस्म के कवि हैं, लेकिन प्रसाद की ही तरह वे आधुनिकता और परंपरा के तनाव को समझने वाले कवि भी हैं। अगेय भी प्रसाद की ही तरह यह मानते रहे हैं कि प्रत्येक सामाजिक को वैयक्तिक अनुभूति अपने परिवेश में उसे उन्मोचित करती है और इस तरह वह एक सामाजिक मुक्ति है, इसलिए सामाजिक विलय भी है। असाध्य पीड़ा कविता में आगे कहते हैं कि इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय। वैसे लंबी कविताओं के निर्माण में इस यात्रा में निराला की कविताओं का महत्व विलक्षण स्थापत्य के कारण है और आख्यान के भीतर अपने आत्मसंघर्ष को प्रक्षेपित करने के कारण भी। छायावाद के तीनों कवि प्रबंध शिल्प के साथ किसी न किसी तरह मुठभेड़ करते हैं, जिसका परिणाम है कामायनी की तरह महाकाव्य का नया प्रारूप। संभवतः सुमित्रानंदन पंत भी लोकायतन के माध्यम से लोक आख्यान के द्वारा इतिवृत्त की पारंपरिक झंझट से मुक्ति की ही कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि यहाँ भी उसी विवरणात्मकता से काम निकालना चाहते हैं जिससे बचने की कोशिश उनका उद्देश्य है। इस प्रसंग में महादेवी की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वे संवेदना और अनुभूति को प्रबंध विस्तार में फैलाने या समेटने की जद्दोजहद में उतनी नहीं है। वे अपनी काव्य प्रक्रिया में लगभग संतुष्ट सी दिखती हैं, लेकिन निराला की स्थिति थोड़ी अलग है। वे प्रबंध विन्यास के लिए पंत या प्रसाद की तरह महत्वाकांक्षी तो नहीं हैं और न ही महादेवी की तरह एकदम उदासीन है। निराला छायावाद के अकेले कवि हैं जिन्हें अपनी काव्य साधना और भाषा सर्जना पर अगाध विश्वास है। वे कहते हैं, मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। अपने दौर में कामायनी जैसे प्रबंध के सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य के समानांतर निराला अलग सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि कामायनी से मिलती जुलती संरचना में अपने को अभिव्यक्त कर निराला एक बड़ी प्रतिभा के अनुकरणकर्ता भर होते, निराला नहीं होते। इसलिए प्रबंधात्मकता और प्रगीतात्मकता से सर्वथा अलग
वे कविता की परंपरा में विलक्षण स्थापत्य के रूप में राम की शक्ति पूजा की रचना करते हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं प्रबंधात्मकता के खिलाफ रचनात्मक प्रतिपक्ष भर नहीं है, बल्कि एक नई संरचना की प्रस्थान है। एक ऐसी संरचना जिसमें प्रबंध की काया नहीं, आत्मा को स्वर देने का संकल्प निहित है। कहने को राम की शक्ति पूजा पौराणिक आख्यान मूलक कविता है, लेकिन राम काव्य संदर्भित होने के बाद भी यह कविता साकेत या वैदेही वनवास की संवेदना और शिल्प चेतना के अनुरूप नहीं है, बल्कि राम की सांस्कृतिक गरिमा और विराटता के बाद भी उनके माध्यम से अपनी निजी बेचैनियों को नई संरचना में ढालने की विकलता का बेहतरीन उदाहरण है। 26 अक्टूबर 1936 के भारत में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा में राम के चरित्र के माध्यम से निराला राष्ट्रीय मुक्ति के ऐतिहासिक सांस्कृतिक अर्थ की प्रतिष्ठा करते हैं और अपनी अखंड रचनात्मक विजय की पहचान भी। दरअसल निराला कालिदास और तुलसीदास से प्रभावित हैं। तुलसी उनके आदर्श भी हैं, लेकिन उन्हें चुनौती दे रविंद्रनाथ से है। आधुनिक जमाने में प्रबंध रचना से अलग विदाय, अभिशाप, कर्णकुंती संवाद और गंधारीर आवेदन जैसी लंबी कविताएं लिखने वाले रविंद्रनाथ, गीतांजलि के रविंद्रनाथ से निराला को चुनौती नहीं है, लंबी कविताएं लिखने वाले रविंद्रनाथ से चुनौती है। रविंद्रनाथ की महत्ता यह है कि अपनी लंबी कविताओं में वे ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों से संकटपूर्ण स्थलों का चुनाव करते हैं और अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से आधुनिक जीवन द्वंद्व को सजीव कर देते हैं। रविंद्रनाथ की इस विशेषता से निराला बेहद प्रभावित हैं। सन 1927 में निराला द्वारा लिखित रविंद्र कविता कानन पुस्तक संभवतः हिंदी में लिखी रविंद्रनाथ पर पहली आलोचनात्मक पुस्तक है। इसलिए यह संभव है कि तुलसीदास राम की शक्ति पूजा जैसी लंबी कविताएं लिखने की प्रेरणा निराला को रविंद्रनाथ से मिली और उन्हीं की भांति राम कथा से एक अत्यंत संकटपूर्ण स्थल रावण से युद्ध में राम की निराशा का निराला ने चुनाव किया और अपनी सर्जनात्मक क्षमता से एक पौराणिक वातावरण के भीतर आधुनिक अंतर्वस्तु की चमक पैदा कर दी। शक्ति पूजा की सामग्री उन्होंने और दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की, मसलन देवी भागवत और कृतिवास रामायण सहित दूसरे रामकथा संदर्भित ग्रंथों से भी उन्होंने सामग्री ली। संभवतः आप सभी उससे परिचित हैं, इसलिए उसकी चर्चा बेमानी है। वैसे निराला आधार प्रसंग विभिन्न स्रोतों से उपजीव्य की तरह लेते हैं, लेकिन उसका वह कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका उद्देश्य राम कथा कहना नहीं है। निराला अपने समय की सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक समस्याओं और निर्णयों के साथ अपने आप को भी उस मिथक में प्रक्षेपित कर देते हैं। राम की शक्ति पूजा में संशय का तत्व आधुनिक मनुष्य की अवधारणा के साथ मिथक की दुनिया में कवि का एक कारगर हस्तक्षेप है। निराला इसे वैयक्तिक अनुभव और संवेदना से ग्रहण कर सामाजिक संदर्भ में बदल डालते हैं। इस पूरे परिदृश्य में देखने योग्य है रावण जय भय की मूल बात। यह जय भय राम के मन में है और उससे अधिक लोक में व्याप्त है। यह सामाजिक सत्य भी है। एक दूसरे कोण से देखें तो सीता मात्र राम की विवाहिता भर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता की मुक्ति की भी प्रतीक है। इसलिए जिस संशय के शिकार राम होते हैं उसका संबंध सामयिक और राष्ट्रीय है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। यहाँ निराला ने रावण जय भय को जग जीवन से जोड़ दिया है। निराला का रावण न पुराण कथा का रावण है, न कृतिवास का रावण है और न तुलसीदास का रावण है। यह वर्ग विभाजित आज के दौर में व्याप्त अन्याय, दमन, शोषण व उत्पीड़न का रावण है। यह रावण
निराला के समय में साम्राज्यवाद सामंतवाद के रूप में जग जीवन को भयभीत कर रहा है और आज भी बाजार और पूंजीवाद के साथ साथ राजनीति और सांप्रदायिकता के गठजोड़ के द्वारा आम मध्य वर्ग को भी डरा रहा है। कविता के पहले अनुच्छेद में जिस सामासिक शब्दावली का प्रयोग निराला ने किया उस पर बहुत चर्चा हुई है। उसे भाषा की विशेष कवायद से लेकर बिच्छू झाड़ने का मंत्र तक कहा गया है, लेकिन उसका प्रयोजन संक्षेप में युद्ध का वर्णन समाप्त कर मुख्य विषय पर लौटना है। हालांकि प्रथम परिच्छेद की पदावली का सौंदर्य विलक्षण है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह विक्षुरित वहनि राजीव नयन हतलक्षबान लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर। निराला इस लंबी कथात्मक कविता को विभिन्न घटना प्रसंगों के द्वारा नाटकीय मोड़ देते हैं और नाद सौंदर्य से बांध लेते हैं। कविता में अर्थ संगीत और शब्द संगीत के साथ अनुप्रास की छटा देखने योग्य है। प्रतिपल परिवर्तित विरुद्ध क्रुद्ध लोहित लोचन मदमोचन राघव लाघव रावण वारण का अनुप्रास एक तरफ तो दूसरी तरफ तत्सम संस्कृतनिष्ठ शब्दों के बीच बिल्कुल भदेश शब्द हूह का प्रयोग। निराला किसी भी तरह की परंपरा और आभिजात्यता के खिलाफ हैं। हालांकि यह शब्द निराला तुलसीदास से लेते हैं। जय 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 रघुवंश मन धाय कपिदे हूह। यह कविता पढ़ाते हुए मैंने विस्तार से विभिन्न संदर्भों को व्याख्यायित कर चुका हूं आप लोगों के साथ, इसलिए यहां केवल एक दो बातों का जिक्र करूंगा। विस्तार से हम लोगों ने विभिन्न अनुच्छेद को पढ़ते हुए कविता की व्याख्या करते हुए उसके सामाजिक राजनीतिक और कवि केंद्रित संदर्भों को समझ चुके हैं, इसलिए संक्षेप में कुछ बातें आपके साथ कर रहा हूं। राम की शक्ति पूजा पर इतना लिखा बोला जा चुका है कि उसे बार बार दोहराना निरर्थक है। वीर रस की कविता है, शक्ति काव्य की खोज है, कविता में सत्य की विजय की खोज है और इन सब बातों की बहुत व्याख्या हुई है। संभवतः आप सभी लोग उससे परिचित हैं। राष्ट्र मुक्ति और मर्यादा की रक्षा जैसे अर्थ भी कविता में सुने जा सकते हैं, लेकिन उसे कविता में बहुत सावधानी से गूंथा नहीं गया है। संभवतः राम की शक्ति पूजा निराला की शक्ति पूजा भी है और भारतीय मध्यवर्ग की शक्ति पूजा भी। यह सब भी एकाधिक बार दिखता है, लेकिन गंभीर अर्थों में कविता गहरे प्रेम के आवेग से परिचालित है। बल्कि कहना चाहिए कि कविता पत्नी प्रेम के आवेग से परिचालित है। कविता की केंद्रीय समस्या है सीता की मुक्ति। हम जानते हैं कि अंधेरा और अंधेरे की तरह ढेर सारी डरावनी विषम परिस्थितियां निराला की कविताओं में बहुत आती हैं। रवि हुआ अस्त, सूर्यास्त के साथ ही शक्ति पूजा की शुरुआत होती है। तुलसीदास में भी सूर्यास्त है, अंधकार है, प्रलय जल प्लावन का दृश्य है, वज्रपात है, सरोज स्मृति में भी अंधकार है। राक्षसों की जगह संपादक और विरोधी आलोचक और कान्य कुब्ज कुलांगार हैं। शक्ति पूजा की विशेषता यह है कि निराला काव्य के भिन्न भिन्न प्रतीक जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, सब राम की शक्ति पूजा में एक जगह आकर एकत्र हो गए। यहाँ संशय, त्रास, पराजय बोध और आत्मसंघर्ष की भावना परस्पर गुथी हुई है। कविता के चौथे परिच्छेद में निराला ने सबसे पहले राम के सैन्य शिविर के आसपास के परिवेश का, परस्पर की मनोदशा का, फिर सीता की पहली स्मृति और उसकी प्रतिक्रिया वाली भावनाओं के साथ अपनी असफलता, आशंका और व्याकुलता का वर्णन किया है। एक खास तरह का संश्लिष्ट बिंब, बहुत सशक्त, इस कविता का प्रसिद्ध अंश है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यहां अपनी संघर्ष यात्रा में सारी परिस्थितियां राम के प्रतिकूल हैं।
इसलिए रावण मजबूत दिख रहा है। जितनी प्राकृतिक शक्तियां उपस्थित हैं, समुद्र, हवा, दिशाएं, यह सब अपने अपने स्तर से अपनी प्रकृति को उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए रावण को मजबूती देती हैं। राम के पक्ष में एकमात्र उम्मीद है मशाल। ठहराव, संतुलन के साथ साथ निराला का शब्द प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है। अमानिशा के साथ उगलना और ध्यान मग्न भूधर के साथ मशाल का प्रयोग भाषा में शुद्धतावाद की वकालत करने वाले लोगों के लिए करारा जवाब है। राम की शक्ति पूजा में वक्तृता, स्वगत कथन, संवाद योजना और संश्लिष्ट बिंबबोध के साथ निराला कविता के केंद्र में सीता को स्थापित करते हैं। राम का सारा प्रयास सीता को मुक्त कराने के लिए है। रावण के साथ युद्ध का उद्देश्य भी सीता की मुक्ति ही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय का कारण यह डर है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। कविता में प्रसंग पराजय बोध का है। विजय के प्रति गहरी आशंका से मन व्यथित है, लेकिन ऐसे क्षण सहसा राम को जो प्रसंग याद आता है वह निराला की स्त्री दृष्टि विषयक संदर्भ को समझने के लिए आवश्यक है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय ज्ञात कंपन तुरी, स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। यदि गौर से देखें तो युद्ध के मैदान में सीता की स्मृति राम को ऊर्जा से भर देने वाली है। यह आधुनिकता और मध्यकालीन बोध का भी अंतर है। पराजय के क्षण में सीता की छवि राम के मन में कौंधती है। जाहिर है कि उस कुमारिका छवि में एक गहरा श्रृंगार का भाव है। निराला उद्दाम श्रृंगार के भी कवि हैं, लेकिन उस श्रृंगार को उपलब्धि तक ले जाने वाले कवि भी हैं। याद करिए, वह प्रिय यामिनी कविता में कहते हैं कि गेह में प्रिय नेह की जयमाल डालने वाली जो नायिका है उसके विषय में निराला कहते हैं कि वासना की मुक्त मुक्ता त्याग में त्यागी। निराला के लिए श्रृंगार का मतलब था दाम्पत्य श्रृंगार। आज जिस कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौर में मैं आप लोगों से निराला के दाम्पत्य प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, तो अनायास लगभग 100 साल पहले सन 1918 में भारत में फैले स्पेनिश फ्लू महामारी की याद आ रही है। एक दिन अचानक महिषा दल में निराला को तार मिला, तुम्हारी स्त्री बहुत बीमार है। वह भागे भागे ससुराल आए, लेकिन तब तक मनोहरा देवी मर चुकी थी। मरने वाले परिवार में और लोग भी थे, भाई भाभी, भाई की दुधमुही बच्ची, चाचा चाची और दूसरे लोग भी। पत्नी को याद करते हुए डलमऊ के अवधूत टीले पर बैठे निराला गंगा को निहार रहे हैं, मानो गंगा लाशों का प्रवाह लेकर जा रही है। तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी, लेकिन वह स्मृति जीवन भर उसी तीव्रता के साथ उनके भीतर बनी रही। सरोज स्मृति में वह कहते हैं कि आकाश बदलकर बनी मही। तुलसीदास में तुलसीदास अपनी पत्नी पर ही अनुरक्त हैं, किसी दूसरी स्त्री पर नहीं। प्रेयसी कविता के युवक का प्रेम दाम्पत्य प्रेम में ही पूर्णता प्राप्त करता है। इस प्रसंग में यह भूलने योग्य नहीं है कि सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति कविता में निराला एडवर्ड का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उसने एक मामूली घराने की तलाकशुदा स्त्री को पत्नी बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के राज सिंहासन को लात मार दिया। राम की शक्ति पूजा में पत्नी प्रेम का यह उदात्त भावबोध
नारी मुक्ति का पर्याय बन जाता है। कविता में राम जो शक्ति की कल्पना करते हैं या शक्ति धारण करते हैं, वह शक्ति कोई रहस्यवादी शक्ति नहीं है, बल्कि आधुनिक मनुष्य की अपनी ही संघर्ष शक्ति है। और निराला की लंबी कविताएं आधुनिक मनुष्य की उस यातना, व्यथा कथा और संघर्ष गाथा को ही बयान करती हैं। चाहे राम की शक्ति पूजा हो, तुलसीदास हो, सरोज स्मृति हो या कुकुरमुत्ता, मनुष्य की व्यथा कथा का बयान ही इन कविताओं का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इन कविताओं में निराला के रचनात्मक संघर्ष, संशय और आत्म बलिदान की कहानी दिखती है। निराला की यह कविताएं महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि उनके भीतर भविष्य की कविता का बीज है। निराला की कविताओं का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, रचनात्मकता की खोज, जीवन संघर्ष का प्रक्षेप और सांस्कृतिक अंधकार से मुक्ति की आकांक्षा भिन्न भिन्न स्तर पर हिंदी की परवर्ती लंबी कविताओं में भी ध्वनित होता है। असाध्य बीड़ा और अंधेरे में जैसी परिवर्ती कविताओं में भी यह सुना जा सकता है। उसके गहरे संदर्भ वहां दिखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में भी निराला कविता के केंद्र में बने रहे और आने वाले कवियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष की तरह वह प्रभावित करते रहे। वो चाहे शमशेर हों या रामविलास शर्मा या बाद के कवि कुंवर नारायण, निराला सबको बहुत गहरे प्रभावित करते हैं।